सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। जोरदार तालियों के साथ अर्जुन राम मेघवाल जी का स्वागत यहाँ पर। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे साथ सर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और मैं आप सभी को एक बात बताना चाहती हूँ कि कम उम्र में डिसिप्लिन, अनुशासित होना क्या होता है वो आपके सामने यहाँ पर अर्जुन राम मेघवाल जी के रूप में बैठे हैं। बहुत कम उम्र से डिसिप्लिन लाइफ जी है उन्होंने और मैंने खास तौर पे 2014 से लेकर 2024 तक देखा है। जगदीश सर भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, चाहे पार्लियामेंट पहुंचना हो से लेकर कोई मीटिंग हो, चाहे मंत्रालय की हो, चाहे राजस्थान आपको जाना हो, हर एक चीज बड़े अनुशासित तरीके से आप करते हैं। इस बारे में सर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं चाहूंगी 2 लाइन अपने जीवन से आप उन बच्चों को संबोधित करें जिससे वो भी अनुशासित होकर कभी आपकी तरह कुछ बन सके। सर देखिए, जीवन में जो अंदर का प्रकाश है ना जी, अंदर झांकना जब शुरू करेंगे ये स्टूडेंट, तो इनका अंदर का जो प्रकाश है वो अपना आप ही इनको रास्ता दिखाता रहेगा। बना रहे प्रकाश जीवन में आपके, ज्यों बिखेरती है प्रकाश पंक्ति दीपों की। ये है जीवन, वाह सर। इंट्रोस्पेक्शन जिसको कहते हैं। और ये जैसे ही करना शुरू कर दिया तो आपका जो अंदर का प्रकाश है वो आपको रास्ता दिखाता रहेगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि अपने जीवन में केवल उन्होंने डिसिप्लिन आपने मैंने देखा कि आपने अपने विचारों में और अपने जबान पे भी, क्योंकि क्या होता है पॉलिटिक्स में जब आप मंत्री होते हैं तो कब क्या कहना है और कब चुप रह जाना है ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मैंने हमेशा देखा कि कई बार आप बहुत कुछ कह सकते थे लेकिन आप चुप रह गए। इसके लिए जोरदार तालियां एक बार फिर से। अब सर क्या है कि आप एकदम सही समय पर, सही कहें तो हमने इस कॉन्क्लेव को रखा और आप आए क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजन है आगे आने वाले 2025 के लिए। नया साल शुरू होने वाला है। नहीं, आपने जो चुप रहा उस पे स्टूडेंट बैठे हैं, ये अटल जी का शताब्दी वर्ष भी आ रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो संसद में एक बार काफी नोकझोंक हो रही थी और अटल जी से किसी ने पूछा कि आप, इतना बड़ा विषय था और आप चुप रह गए, और आप तो वो बोलते बहुत हो, चुप रहने तो आपकी आदत नहीं है, चुप रहना कोई जरूरी है, चुप रहना कोई गुण है। ऐसे अटल जी को किसी ने कहा तो उन्होंने कहा चुप रहना भी एक गुण है। वाह सर, वाह। तब उन्होंने कहा बोलने के लिए वाणी चाहिए और चुप रहने के लिए वाणी और विवेक दोनों चाहिए, नहीं तो चुप नहीं रह सकते। पर सर आज हम चाहेंगे कि कई ऐसे विषय हैं जो हम सबको आप प्रकाश उस पर डालेंगे, तो हमारा विवेक भी क्या है हम जानना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आगे क्या कुछ होगा। सबसे पहले आपसे समझेंगे जो कभी नहीं हुआ संसद में वो अब देखने को मिला। हमने देखा मिर्ची का स्प्रे, हमने संविधान बिल्स फटते हुए देखे, हमने नोट हिलते हुए देखे संविधान संसद के अंदर, तमाम चीजें देखी। लेकिन जो अब हुआ जिसमें सांसदों को चोट आ गई, हॉस्पिटल जाना पड़ा, वो कभी नहीं हुआ। इस पूरे सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, 25 नवंबर से संसद का सत्र शुरू हुआ था जो 20 दिसंबर तक चलना था जी। शुरुआती 3-4 दिन उन्होंने खराब किए कांग्रेस पार्टी ने, विशेष करके। फिर अपोजिशन में भी कुछ 2 मत हुए। उन्होंने कहा इस विषय को लेकर के क्यों आप संसद का सत्र नहीं चलने दे रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी थोड़ा डिफेंस में आई और एक नया सब्जेक्ट लेकर के हमारे पास आई। मैं संसदीय कार्य राज्य मंत्री भी हूँ, इसलिए मुझे सारी चीजों की जानकारी है जी। कि अगर संविधान पे आप चर्चा करोगे, विशेष चर्चा लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग 2-2 दिन की, तो हम संसद चला देंगे। ठीक है। तो हमने उनकी बात मान ली। जी। संसद चल भी पड़ा, बिल भी पास हुए थे, आपने देखा होगा दीदी जी। लेकिन अचानक ये जैकेट पहन के आए कांग्रेस के कुछ लोग। उसमें उन्होंने मास्क में भी कुछ अडानी का विषय फिर उठाया, जैकेट में उठाया। और वो काले जो जैकेट थे, जब वो स्पीकर साहब ने कहा भी जैकेट पहन के आए हो, ये काला है और इस पे लिखे हुए हैं ये, जब मैंने कहा तख्तियां अलाउ नहीं है तो ये भी तख्ती का ही रूप है जी। तो उनको 1-2 आदमी ने जैकेट खोल करके घुमाई, जैसे काले झंडे दिखाते हैं ना ऐसे। तो अगली सीन किसने क्रिएट किया? सब कुछ सेटल होने के बाद कांग्रेस नहीं किया, उनके मन में था ऐसा। इस बार ये जो आप सत्र पूछ रहे हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ। फिर ये हंगामा होना शुरू हो गया, फिर सौरोस का विषय आ गया, तो हमारे भी लोग उद्वेलित होते रहे। फिर उसके बाद 13-14 को लोकसभा में अच्छी बहस हुई संविधान को लेकर के। 16-17 दिसंबर को राज्यसभा में अच्छी बहस हुई। उसमें कांग्रेस की पोल खुल गई
कि उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया कांग्रेस ने। ये पोल खुल के पूरे भाषणों में हम बोल रहे थे, दूसरे दल भी बोल रहे थे कि बाबा साहब का जीते जी भी और परिनिर्वाण होने के बाद भी कांग्रेस ने बाबा साहब का अपमान किया। ये पोल खुल गई तो 12 सेकंड का एक अमित शाह जी का वीडियो उसको दुष्प्रचार किया तो हमारे लोग भी उद्वेलित हो गए कि 1 घंटा 40 मिनट का भाषण है, उस भाषण के भाव क्या है ये तो सुनो, उससे पहले क्या बोले वो सुनो, उसके बाद क्या बोले वो सुनो, वो नहीं सुना। तो हमारे लोग भी उद्वेलित हो गए और उन्होंने कहा शर्म करो कांग्रेस, शर्म करो। तो ये जो मकर द्वार है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये लगातार सेटल होने के बाद भी कांग्रेस पार्टी के सांसद वहां आकर के और हल्ला करते थे, हंगामा करते थे, नारेबाजी करते थे। हम लोग भी जब आते थे तो क्योंकि प्रवेश द्वार भी एक ही है लोकसभा और राज्यसभा के जाने का, वो मकर द्वारी, तो हम तो साइड से चले जाते थे। उस दिन हमारे लोग भी कर रहे थे और ये भी कर रहे थे। तो राहुल गांधी जी अचानक वहां गए बाबा साहब की मूर्ति पे, वहां जाकर के वापिस आए जहां आप लोग खड़े रहते हो। वहां से वो सुरक्षा कर्मियों ने कहा कि आप साइड से जा सकते हो, रास्ता है, उन्होंने रास्ता बनाया था, वो रास्ते से नहीं गए। वो उन्होंने कहा ये आप कैसे रोक सकते हो, ये आने जाने का रास्ता, तो पहले आप रोज कैसे रोकते थे जी? तो वो उसको भीड़ को जब चीरते हुए गए ऐसे अंकुड़ियों से, उसमें फिर हमारे 3-4 मेरे ख्याल में सांसद गिर गए थे, 3-4, जिसके 2 के तो चोट लगी, वो तो ऑन रिकॉर्ड है। प्रताप चंद्र सारंगी जी के चोट लगी, मुकेश राजपूत के चोट लगी। तो ये ऐसा सीन पहले आप सही कह रहे हैं कि ऐसा नहीं देखा रहा, होना नहीं चाहिए। ये इस तरह का शारीरिक प्रदर्शन करने का संसद परिसर स्थान नहीं है। सर क्या करना चाहिए था? क्या राहुल जी को जो धक्का पड़ रहा था वो पड़ते रहने देना चाहिए था, या अपने डिफेंस में उनको हाथ आगे किसको पड़ रहा था? राहुल जी ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि पहले उन्होंने मुझे पुश किया। नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा है ही नहीं। वो तो फिर वो तो रिएक्शन में आ रहे हैं। वो सुरक्षा कर्मियों ने कहा आपका रास्ता इधर से हमने बना दिया, आप इधर से उधर से जा सकते थे ना अंदर। हम जाते हैं ना रोज जी, हम जाते हैं, राजनाथ सिंह जी आते हैं तो वो हंगामा करते हुए तो भी जाते हैं। आपको देखा होगा राजनाथ सिंह जी को एक भेंट किया था उन्होंने, क्या झंडा और पता है ना आपको? बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने लिया है ना। हमारे लोग ऐसा नहीं करते, वो उधर से नहीं जा रहे थे। जब हमारे 40-50 आदमी सांसद खड़े हैं उनको चीरते हुए जा रहे थे, उसमें गड़बड़ हुई है। सर अब एक बात, आपने अटल जी का जिक्र किया, इसलिए अटल जी ये मानते थे कि जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर है वो सत्ता पक्ष की तरफ ना बैठकर विपक्ष की तरफ बैठे। ये मैं इस सत्र की, इससे पहले सत्र का एक जिक्र, क्योंकि मैं वहां रहती हूँ, मैं आंखों देखा हाल समझना चाहती हूँ। मैं खुद चाहती हूँ संसद चले, हमारे पास भी खबरें आए, हम भी ऑफिस में बताएं कि ये खबरें हैं, रोज एक ही चीज ना बताएं कि आज संसद फिर एडजर्न हो गई। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अटल जी ये मानते थे, और उनका क्योंकि शताब्दी वर्ष है तो उन्हीं की विचारधारा से, कि जो संसदीय कार्य मंत्री है वो मित्र होना चाहिए विपक्ष का, जिससे वो उस मित्रता में संसद को चला सके, बिल पास करा सके। क्या ये खत्म हो गया, ये वाली फीलिंग, ये वाला तरीके खत्म हो गए क्या सर? अब शत्रुता रहती है? ये आपने सही कहा, हम तो अटल जी के फॉलोवर ही हैं। जी बिल्कुल। और मैं तो कई बार विपक्ष के खेमे में जाकर के बैठता भी हूँ कि भाई अब कौन सा बिल लेना है, बिल्कुल इस पे कितने घंटे चर्चा बीएसए में की थी, क्या बढ़ाना है, आपके लोग कह रहे हैं हमें ज्यादा बोलने वाले। तो हम तो ये फ्लोर मैनेजमेंट करते रहते हैं, फ्लोर मैनेजमेंट के कारण ही अटल जी ने कहा था। लेकिन ये वन वे नहीं हो सकता ना। वहां कांग्रेस के कुछ अच्छे साथी हैं जो मान जाते हैं, लेकिन बाद में ऊपर से उनको कोई आदेश आता है तो उसको वो कहते हैं नहीं नहीं अब तो हमारे आदेश आ गया। अब वो आदेश कौन देता है ये नहीं बता रहे हैं। वो अटल जी के समय ऐसा विषय था नहीं ना। तो सर अब क्या है कि नया साल शुरू हो रहा है 2025, सभी के मन में एक सवाल है, जो बीत गया सो हो गया सर। अब 2025 में सरकार के सामने बड़ी चुनौतियां, जाहिर तौर पे 240 भाजपा है और 291 आप पूरे एनडीए परिवार मान लें, 292। अब सर आपके पास है वन नेशन वन इलेक्शन, आपके पास इसके अलावा भी तमाम वक्फ की बिल की बात करें, इसके साथ साथ प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की बात करें। तो सर अब आगे पहले एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपसे ये सवाल है कि वन नेशन वन इलेक्शन को आगे क्या सोचा है, कैसे आगे ले जाना है सर? सरकार क्या सोचती है? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन 52 से लेकर के 67 तक इस देश में होता रहा। जी बिल्कुल। लोकसभा विधानसभाओं के चुनाव एक साथ जी। 71 में इसका क्रम टूट गया जी। उसके बाद 356 का उपयोग कांग्रेस शासन में ज्यादा हुआ तो क्रम और टूटता गया। अब ये
1983 से ये डिमांड है। ठीक है सर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लिखा अपनी फर्स्ट रिपोर्ट में कि इस देश में एक साथ चुनाव होने चाहिए, लोकसभा और विधानसभाओं के। तब से लेकर के कई कमेटियां बनी, स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी। उसके बाद जब मोदी जी आए 2014 में, तब इन्होंने समय समय पे इस विचार को रखा और 19 में तो इन्होंने एक ऑल पार्टी मीटिंग की, सब लोगों को बुलाया 2019 में, और सबसे राय ली कि भाई ये होना चाहिए। तो उसमें से अधिकतर लोगों ने कहा होना चाहिए, 2-3 दलों ने कहा नहीं होना चाहिए, 1-2 दल आए भी नहीं। उसके बाद लाल किले की प्राचीर से बोला, उसके बाद हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं श्री रामनाथ जी कोविंद जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, उसमें बहुत सीनियर लोग थे, मैं भी उसमें सदस्य था। बहुत मीटिंगें की, एक्स चीफ कमिश्नर इलेक्शन कमिश्नर से भी पूछा, एक्स सीजीआई से भी पूछा, राय ली, राज्यों से भी राय ली, सबसे राय लेकर के रिपोर्ट बनी। वो रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को दी जी। उसके बाद कैबिनेट से अप्रूव हुई। कैबिनेट से अप्रूव होने के बाद अब ये हम एक बिल लेकर आए जिसको 17 दिसंबर को हमने लोकसभा में इंट्रोडक्शन के लिए रखा। उसमें अधिकतर लोगों ने कहा कि ये फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है और कोई बड़ा मुद्दा उसमें नहीं आया जी। तो मैं उनसे ये पूछना चाह रहा हूं कि जब 52 से लेकर के 67 तक चुनाव एक साथ होते थे, तब फेडरल स्ट्रक्चर कहां चला गया था? कहीं हमने फेडरल स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ा इसमें। सर, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, इसको छेड़ा ही नहीं है, तो फेडरल स्ट्रक्चर बीच में क्यों आ रहा है? इसका मतलब राजनीतिक कारणों से, राजनीतिक मजबूरियों से वो इस बिल का विरोध कर रहे हैं। अदरवाइज जनता चाहती है ये बिल आना चाहिए, पास होना चाहिए और इस देश में एक साथ चुनाव होने चाहिए। सर, एक बेसिक चीज है, आप राजस्थान में भी चीज समझते हैं, भले आप एक राष्ट्र पार्टी से आते हैं। ममता बनर्जी की बात कर लें, जितने भी रीजनल पार्टी हैं वो ये कह रही हैं कि जब देश के 7 राज्यों के चुनाव होंगे तो जो राज्यों की चीजें हैं छोटी छोटी, जिनको पहले राष्ट्रीय नेता करते हैं, जब चुनाव होते हैं तो ये होता है कि अरे आपका ये इशू है, आपकी जाति का ये इशू है, वो गौण हो जाएगा। तो जो रीजनल पार्टी हैं या फिर जनता के जो इश्यूज हैं विधानसभा के, जैसे बीकानेर का कोई इशू है, हो सकता है कि देश के साथ चुनाव हो तो बीकानेर का वो माइन्यूट इशू गौण हो जाए, उस पर चर्चा ही ना हो। तो ये चीजों को आप कैसे देखते हैं? और आप समझ रहे होंगे कि रीजनल पार्टी को लग रहा है कि अब हमारा अस्तित्व खत्म है, या तो कांग्रेस होगी या बीजेपी होगी, और वन नेशन वन इलेक्शन से केवल राष्ट्र पार्टियों को ही सपोर्ट मिलेगा या बल मिलेगा। वो उनका एक नोशन है जी। हमारे इस देश में कई ऐसे चुनाव हुए हैं जो एक साथ हुए हैं राज्यों में, मतदाता परिपक्व हो गया है भारत का, वो देश के लिए अलग आदमी को वोट देता है एक ही दिन में, और राज्य के लिए अलग आदमी को वोट देता है, अलग दल को वोट देता है। हमने कई राज्यों में देखा है, उड़ीसा में देखा है, सब जगह देखा, मतदाता परिपक्व हो गया है। वो क्या मतदाता परिपक्व हो गया उसको जान नहीं रहे हैं क्या? इसका मतलब क्या मतदाता को समझ नहीं? मतदाता बहुत परिपक्व हो गया है। अच्छा सर, इससे आगे बढ़ के चलिए मान भी जाते हैं, तो ये संभव कैसे है? 2/3 बहुमत कैसे मिलेगा एनडीए को? सर देखिए, वो हम दलों से बात कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये संभव है। विपक्ष कह रहा है कि आप टाइम बाय कर रहे हैं और पीछे नहीं, हम सहमति बना। देखिए, ये नारी शक्ति वंदन आया, इतने लंबे समय से पेंडिंग था, इन्होंने क्यों नहीं किया? क्योंकि सहमति नहीं बन रही है। मोदी जी ने सहमति बनाई कि नहीं बनाई? बनाई ना जी। तो मोदी है तो मुमकिन है, आप चिंता मत करो। सर, एक बात अब जो चल रही है उस पर बात फोकस इसलिए करना जरूरी है, आप उस समाज से आते हैं, आपने उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार, आप देश भर के सब जगह चुनाव प्रचार में आपने दलितों को एकत्रित किया। सवाल यह है कि जो ये बयान हुआ, भले ही कहा क्या गया, दिखाया क्या गया, पर क्या इससे दलित आहत हैं और क्या इससे आगे आने वाले चुनाव प्रभावित होंगे? क्योंकि दिल्ली और बिहार दोनों में ही दलित वोट बैंक बहुत मेजर है। देखिए, आप 1952 के चुनाव से देखिए, कांग्रेस का वोट बैंक दलित रहा जी, लेकिन धीरे धीरे दलित कांग्रेस से टूटता गया जी। वो चाहे कभी बहुजन समाज पार्टी की ओर गया होगा, कभी रीजनल पार्टी की ओर गया होगा। कांग्रेस को ऐसा लगता है कि मुस्लिम तो हमारे पक्के वोट हैं, ये दलित हमसे क्यों टूट रहा है, तो इनको कैसे जोड़ें? तो इनको जोड़ने के लिए प्रयास वो करते जरूर हैं जी। लेकिन दलित समझ गया है कि हमारा सबसे ज्यादा काम कौन कर रहा है? बोला नरेंद्र मोदी जी। योजनाएं जो बाबा साहब ने बताया या दी या विचार रखे, उनको धरातल पे कौन उतार रहा है? नरेंद्र मोदी। किसी का कच्चा मकान है, उसको पक्का कौन कर रहा है? नरेंद्र मोदी। किसी के यहाँ जल से नल नहीं है, तो नल कौन ला रहा है?
नरेंद्र मोदी। किसी के यहाँ शौचालय नहीं है, शौचालय कौन ला रहा है? नरेंद्र मोदी। तो दलित समाज अब ये समझ गया है कि बाबा साहब के सपनों का भारत अगर कोई बनाएगा तो नरेंद्र मोदी बनाएंगे। यही कांग्रेस को पीड़ा है। इसलिए ये भ्रम पहला पैदा करके दलित समाज में भ्रम पैदा करना चाहते हैं। वो दलित समाज समझ गया, अब उनके पार पड़ने वाले नहीं है। आपने हरियाणा में देखा, आपने देखा कि नहीं देखा? आपने महाराष्ट्र में देखा जी। आपने 2024 के चुनाव में इन्होंने भ्रम फैलाया जी। संविधान वाला, रिजर्वेशन वाला, लेकिन हरियाणा में निकल गया ना, महाराष्ट्र में निकल गया। तो अब नया लाए हैं, ये नया नया ला करके कोशिश करेंगे, अभी से नहीं ला रहे हैं। सर, इनका एक स्ट्रेटेजी है जो आपके नैरेटिव को तोड़ने के लिए कि आप धर्म पे चुनाव जीत जाते हैं, 303 ले आते हैं, तो उस धर्म के चुनाव के नैरेटिव को तोड़ने के लिए हमें जातियों को बांटना होगा। तो उसमें सबसे बड़ा ओबीसी 52%, एससी इतना बड़ा बैंक है। अगर ये दोनों आपसे टूट जाता है तो आपकी धर्म की काट नहीं चलेगी, ऐसा उनका मानना है। नहीं, धर्म का विषय कहाँ चुनाव में ला रहे हैं वो? सर, चुनाव वो इसमें राजनीति कर रहे हैं। हमारे विषय दो रहते हैं सर, एक है तो हमारे नहीं, हमारे विषय दो रहते हैं। क्या सर? एक है तो सेफ डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस। जी। अगर भारत के लोग एक दिशा में सोचेंगे कि भारत को हमें विकसित भारत बनाना है, इसलिए मोदी जी कह रहे हैं कि एक ही दिशा में सोचेंगे कि भारत को विकसित भारत बनाना है तो भारत सेफ रहेगा, भारत आगे बढ़ेगा, भारत विकसित हो जाएगा। तो यही तो चाहती है जनता। एक है तो सेफ है का यही जनता चाहती है, यही जनता चाहती है। मेघवाल साहब ने दिया बेहद खूबसूरत, क्योंकि अभी तक एक है तो सेफ है को सिर्फ धर्म की तरीके से देखा जाता था, पर बेहद खूबसूरत तरीके से आपने। लेकिन सर, फिर एक और डेफिनेशन दीजिए कि जो योगी जी कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, इसका क्या है सर? इसको तो धर्म से ही जोड़ के देखेंगे। नहीं, धर्म से कोई विषय नहीं, धर्म तो आचरण का विषय है जी। अदिति जी, धर्म का कोई विषय नहीं है, धर्म है आचरण का विषय। इस देश में एकता और अखंडता का पाठ हमारे संविधान निर्माताओं ने भी पढ़ाया। हमें एक रहना चाहिए ना, दिक्कत क्या है इसमें? इसमें एक रहना ही चाहिए। देखिए, एक चीज मैं भूल जाऊंगा, आपके माध्यम से जानी चाहिए। 1952 का चुनाव, बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़े दे रहा हूं। वहां ऐसी सीट थी जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर खड़े थे, वो बॉम्बे नॉर्थ। वहां उस समय 52 में 57 में कुछ ऐसे प्रावधान थे कि 2 आदमी एक सीट से खड़े होते थे, 2 एमपी, एक जनरल कास्ट का और एक रिजर्व कास्ट का। जी। तो मिस्टर डांगे खड़े थे जनरल कास्ट से, बॉम्बे नॉर्थ से जी। और रिजर्व कास्ट से खड़े थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। बिल्कुल जी। और उसमें कांग्रेस ने यह भ्रम फैलाया कि उनको पता लगा बाबा साहब यहाँ चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो टेक्सटाइल मिलें हैं, मजदूरों के लिए बहुत काम किया बाबा साहब ने, ये वोट दे रहे हैं। पहली बार वोट पड़ रहा था देश में। पीठासीन अधिकारी के पास जब वो गया, श्रमिक मजदूर काम करने वाला गरीब आदमी, कि हमें बाबा साहब को वोट देना है, तो कहे बाबा साहब को 2 वोट देंगे तो चुनाव जीतेंगे बाबा साहब, नहीं तो नहीं जीतेंगे। तो ये थोड़ा चलावा भी था, कोई 2 खड़े हैं, 2 वोट देने हैं। तो बाबा साहब 14,374 वोटों से हार गए चुनाव। बिल्कुल सर। लेकिन बाबा साहब के जो वोट खारिज हुए वो कितने हैं? 74,333 जो बाबा साहब को पड़े। इसलिए भ्रम फैला करके ये कांग्रेस पार्टी के खून मुंह में लग गया, जो मोदी जी कह रहे हैं, भ्रम फैला करके दुष्प्रचार करना, बाबा साहब को परेशान करना, ये 52 में किया। फिर बाबा साहब यहाँ आए दिल्ली में कि मैं चुनाव कैसे हार गया। तो अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता, जयप्रकाश नारायण, इनके साथ मीटिंग की। उन्होंने कहा आप इलेक्शन कमीशन को पिटीशन दीजिए। वो इलेक्शन कमीशन में पिटीशन दी, सुना ही नहीं। उन्होंने कहा मेरे इतने वोट खारिज क्यों किया आपने? तो बाबा साहब का जिन्होंने इतना अपमान किया, वो राजनीतिक कारणों से बाबा साहब का नाम नहीं ले रहे हैं, और कोई विषय नहीं है। बिल्कुल सर। एक और चीज समझना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोटे में कोटा देना चाहिए। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने दलित सांसदों को बुलाया, कहा मैसेज दो, मैं क्या सोचता हूँ। लेकिन फिर हरियाणा में कोटे में कोटा का उस तरह से बात आई। तो आपके हिसाब से क्या कोटे में कोटा देना चाहिए या नहीं, और समाज के लोग क्या सोचते हैं? देखिए, 2 विषय हैं उसमें। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन हुआ वो पंजाब और साउथ के कई राज्यों से आता आता सुप्रीम कोर्ट में आया, कई रिट एक साथ आई। सब कैटेगराइजेशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट एक सब्जेक्ट था। उस सब्जेक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने सेटल किया कि सब कैटेगराइजेशन ऑफ सुप्रीम कास्ट होना, सब कैटेगराइजेशन इन एससी होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सबको मानना भी चाहिए। उसका कोई सहमत हो असहमत हो, एक कोई विषय नहीं है। दूसरा, इन्होंने भ्रम फैला। ये कांग्रेस पार्टी भ्रम फैलाने में माहिर है, और संसद का सत्र चल रहा था, हमारे पास भी ये सूचनाएं आ रही थी, इसलिए हम मोदी जी से मिले।
कि ये ऐसी समाज में क्रीमी लेयर ला रहे हैं मोदी जी। क्रीमी लेयर का जो विषय था वो सुप्रीम कोर्ट में रनिंग कमेंट्री था। दैट वाज नॉट पार्ट ऑफ द डिसीजन का पार्ट ये था कि एससी समाज में सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए, हम इससे सहमत हैं जी। लेकिन क्रीमी लेयर होना चाहिए ये जजमेंट में नहीं लिखा, लेकिन एक दो जज ने अपनी रनिंग कमेंट्री की और उसको लेकर के जब मोदी जी को ये परेशान करने लगे, हमारा सत्र चल रहा था, तब हमारे कुछ एमपी मोदी जी से मिले कि साहब इस चीज को क्लियर करना चाहिए, इसलिए मोदी जी ने को हमने ज्ञापन दिया। फिर मोदी जी ने उसी दिन कैबिनेट की मीटिंग बुला करके ये फैसला किया कि शेड्यूल कास्ट में क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। तो जो कैटेगराइजेशन है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसको माना हमने, सबने माना, इसमें नहीं मानना इसका विषय ही नहीं है। सर आप क्या उम्मीद करते हैं कि वक्फ बिल कब तक पारित कर दिया जाएगा, बिल टेबल कर दिया जाएगा और फिर पारित कब तक होगा? अभी क्या स्टेटस है वक्फ बिल का? देखिए, वक्फ बिल का मेरे ख्याल में जो अमेंडमेंट बिल है उसकी जेपीसी बनी हुई है जी। और जगदम्बिका पाल साहब उसके चेयरमैन है। अभी इस बीच में वार्ता भी होती रहती है। अभी एक्सटेंशन लिया है, मुझे लगता है कि अगले सत्र तक ये बिल आ जाएगा, क्योंकि बजट तक एक्सटेंशन है। तो आपको लगता है कि बजट वाले आ जाएगा क्योंकि उनका फील्ड विजिट भी करीब करीब पूरी हो रही है। और जैसे ने डिसेंट नोट तो दिया है सर, उसमें तो डिसेंट नोट के साथ रिपोर्ट तो आने दो, उसके बाद देखेंगे जी। और अब तो करीब करीब लोग तैयार हैं बिल को पास करने के लिए, क्योंकि अतिक्रमण जब हटेगा तो सबसे ज्यादा फायदा गरीब मुसलमानों को ही होगा इसका। सर ऐसा तो नहीं होगा कि हिंदू मुस्लिम में और खाई बड़ी हो जाएगी? नहीं, ये गरीब मुसलमानों की तरफ से डिमांड थी। अच्छा। ये तो कांग्रेस पार्टी राजनीतिक कारणों से इसका विरोध कर रही है, या कुछ और लोग भी कर रहे हैं, वो उनके पीछे भी कोई राजनीतिक कारण है। अदरवाइज ये जो संपत्ति जो अतिक्रमण गई हुई है वो अगर छूटेगी और जिला कलेक्टर सर्वे करने लग जाएगा और जब वो जाएगी और उससे इनकम होगी तो फायदा किसको होगा? हिंदुओं को होगा नहीं, उसमें गरीब मुसलमानों को ही फायदा होगा ना, और किसको होगा? शायद आपको ये और बेहतर तरीके से उसका कन्विंस करने की ये गवर्नेंस का पार्ट है जी। आज कलेक्टर भी नहीं जा सकता, रेलवे की भूमि में कलेक्टर जा सकता है, कोई विवाद हो, और किसी की भूमि में जा सकता है, इस भूमि में तो जिला कलेक्टर भी नहीं जा सकता। सर अब कुछ इंटरेस्टिंग सवाल और कर लेते हैं। पहला, कर लीजिए। मोदी पहले सरकार में आप थे, मोदी जिसे कहते हैं जो पहला 2014 में आया, फिर आप 19 में थे और आप 24 में। पहले दूसरे तीसरे में परिवर्तन क्या देखने को मिला आपको? नरेंद्र मोदी के खुद के अंदर, मोदी जी के अंदर कोई, या आपको कार्यशैली में या सरकार के अंदर क्या परिवर्तन देखने को मिले? क्योंकि आप प्रत्यक्ष आप उसमें रहे हैं, आपको पता है कि पहले दूसरे तीसरे में क्या बदलाव है। देखिए, मैं 9 से 14 जब यहाँ एमपी था तो वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब भी हम उनको मिलते थे, जानते थे, पहचानते थे। 14 में लगातार उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी में ऊर्जा लगातार दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है, ऐसा मैं महसूस करता हूं। हम भी चाहते हैं कि हमारे इतने ऊर्जावान हैं कि इतना काम करते हैं और करवाते भी हैं। हाँ, मैं तो अलग अलग मंत्रालयों में रहा हूँ, इतना उनको नॉलेज है इस देश के विकास को, कैसे इस देश का विकास कैसे करना है, हर फील्ड का उनको नॉलेज है। सर एक संडे की छुट्टी आप कहिए वो लें जिससे पत्रकार भी ले सकें, हमें भी नहीं मिल रही है छुट्टी सर। नहीं, वो तो छुट्टी में विश्वास नहीं करते ना जी। आपने देखा होगा संसद सदस्य की सीटिंग की भी अगर कोई मृत्यु हो जाती है तो आजकल हम आधे दिन का ही करने लगे ना, उनको को काम करके श्रद्धांजलि दो, ये उनका सब्जेक्ट है। इसका मतलब काम के प्रति जो कर्तव्य भाव है उनका वो बहुत मजबूत है, वो पक्ष बहुत मजबूत है मोदी जी का। सर अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री आज दिल्ली हैं, लेकिन राजस्थान की कुछ चर्चा कर लेते हैं। अभी राइजिंग राजस्थान हुआ सर, और आप एक्सपीरियंस हैं, आप समझते हैं कि जितने बड़े एमओयू, बहुत बड़ा राजस्थान को लेकर जिक्र है कि 30 लाख करोड़ का एमओयू साइन हो गया, क्या ये धरातल पे कितने % उतर जाए कि राजस्थान का कल्याण हो जाए, या एक्चुअल में राइजिंग राजस्थान मतलब राजस्थान राइज कर जाए? आपको क्या लगता है सर? देखिए, अभी जो राइजिंग राजस्थान हुआ उसमें एक नवाचार हुआ अदिति जी। हम पहले के जितने भी राइजिंग राजस्थान या इन्वेस्टमेंट मीट देखते हैं राजस्थान के, सरकारों ने सबने प्रयास किया, कांग्रेस की रही चाहे बीजेपी की रही, सबने प्रयास किया। हम IRC इंटरनेशनल राजधानी कॉन्क्लेव अशोक गहलोत जी वाला 2002 वाला भी देख रहे हैं, वसुंधरा जी ने किया वो भी देख रहे हैं। लेकिन ये जो है वो इस साल 5 साल का मैंडेट मिला भजनलाल जी की सरकार को, तो ये पहले साल में हो गया। पहले साल में होने के बाद भजनलाल जी को 4 साल में इसको धरातल पे उतारने का अवसर मिलेगा,
और नहीं तो साल कम मिलते थे तो मॉनिटरिंग कम होती थी। मैं- इसलिए मैं इसको नवाचार मानता हूं भजनलाल जी का। मैं सर जगदीश सर से भी कहूंगी, मैं ये बात साझा करना चाहती हूँ, रियलिटी चेक की बात है। जाहिर तौर पे बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, बहुत सक्सेसफुल इवेंट हुआ और दिल्ली तक उसकी गूंज है, और अब मध्य प्रदेश में भी इस तरह का कार्यक्रम है और वो राजस्थान से कुछ ना कुछ सीखेगा। पर सर एक रियलिटी चेक, मेरे एक दूर के मित्र हैं जो यहाँ पर नौकरी करते हैं, सामान्य एक नौकरी है 20-25 हज़ार रुपए की, लेकिन मुझे वो वहाँ एज अ डेलीगेट मिले और उन्होंने 45 करोड़ का MOU वहाँ पर साइन करके रखा। मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे हैं, तो उन्होंने कहा ये 45 करोड़ का मेरी तरफ से भी है MOU। लेकिन अगर मैं दिल्ली में उनका बैकग्राउंड चेक समझूं तो वो 20-25 हज़ार रुपए की नौकरी करते हैं। तो सर ऐसे कितने होंगे और ऐसे कितने धरातल पे उतरेंगे, ये एक चिंता की बात है। बतौर राजस्थानी मैं आपसे ये साझा करना चाहती हूँ। देखिए, अब ये तो एक एक मेरे ख्याल में जो MOU है उनको चेक करना पड़ेगा। जी लेकिन लक्ष्मी निवास मित्तल के लोग भी वहां थे, जी अनिल अग्रवाल के लोग भी थे, वो भी तो थे ना। कहीं हो सकता है कोई स्टार्टअप में आपका साथी आ गया होगा, तो स्टार्टअप के लिए भी तो MOU हुए हैं वहाँ। बिल्कुल सर। हुए हैं। अब सर राजस्थान को 1 साल पूरा हो गया है, आप एक्सपीरियंस्ड हैं, मैं चाहूंगी कि भजनलाल सरकार को आप 1 to 10 में कितने नंबर मैं तो देंगे? 10 में से 10 नंबर देता हूँ जी भजनलाल सर जी को। एकदम बिल्कुल ईमानदारी से। हाँ, ईमानदारी से देता हूँ जी। तो सर पिछले मेहनत कर रहे हैं, वो जबरदस्त मेहनत करते हैं, अच्छी मेहनत कर रहे हैं। इतना राइजिंग राजस्थान जैसा बड़ा काम कर दिया उन्होंने। बिल्कुल सर 30 लाख करोड़ का MOU करना उसको छोटा विषय नहीं है, बड़ा काम किया है और वो पहले साल में कर दिया। अब उसको धरातल में देखिए, मैं तो संकल्प पत्र समिति का जी। संयोजक था, जी तो मैं ये देखता हूँ संकल्प पत्र मेरे पास भी है, जी हमारी भी ड्यूटी है कि हम संकल्प पत्र को देखते रहें। तो उसमें $350 बिलियन इकोनॉमी हम बनाएंगे, हमने लिखा था। उससे पहले भी तो लिखा होगा किसी ने, लेकिन उन्होंने पहले साल ही लिखे हुए पे अमल कर लिया। इसलिए मैं भजनलाल जी को 10 में से 10 नंबर देता हूँ। तो सर आप भजनलाल जी ने ये साबित कर दिया कि एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, अगर आप दिल से संगठन के व्यक्ति दिल से काम करते हैं तो आप सत्ता भी अच्छे से चला सकते हैं। नहीं, उनको एक्सपीरियंस था ही ना महामंत्री का, इतने 4 बार के महामंत्री हो गए, संगठन में काम करना भी एक्सपीरियंस ही होता है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, और इन तमाम सवालों के जवाब के लिए। और प्रत्यक्ष रूप से आपने वो सब कुछ बताया जो उस दिन संसद में हुआ, जो केवल पढ़ के लिख के यहाँ पे बच्चों को समझ आता था अखबारों में, लेकिन आपने खुद जो वहाँ पर मौजूद थे वो सब बताया। बहुत बहुत शुक्रिया मेघवाल साहब, आज यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी धन्यवाद अतिथि जी।